दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर हम टोटल 15 वीडियोस बना चुके हैं और उन सारी वीडियोस के अंदर हमने मांगा के चैप्टर नंबर 76 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 77 और उसके आगे की स्टोरी को जानेंगे। हालांकि अगर आप में से किसी ने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल में काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और आप उन सारी वीडियोस को जरूर देख लेना ताकि आपको काइजू नंबर 8 के मांगा की पूरी स्टोरी पता लग जाए। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमने जो वीडियो पर 3000 लाइक्स का एम रखा है उस एम को भी जल्दी से पूरा कर देना। बाकी अगर आप लोग मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि काइजू नंबर 9 पूरे जापान देश पर अपने बहुत सारे काइजूस छोड़ देता है और वो सारे काइजूस मिलकर पूरे देश में तबाही मचाने लगते हैं। हालांकि ये देखकर सारे डिफेंस फोर्सेस वाले उन सारे काइजूस को रोकने आते हैं और अब क्योंकि सबसे ज्यादा काइजूस टोक्यो शहर के अंदर होते हैं इसीलिए यूनिट 1 और यूनिट 3 दोनों टोक्यो शहर में आती है। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि यूनिट 1 का कमांडर जेन नारुमी अपने सूट को पूरी तरह से अनलॉक कर लेता है कि कोरू को उसकी मदर हिकारी शिनोमिया का काइजू नंबर 4 का सूट मिल जाता है। वाइस कैप्टन सोशिरो काइजू नंबर 10 का सूट पहन लेता है और इसी तरह से बाकी के ट्रूप मेंबर्स भी अपनी पावर्स को बढ़ा लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज वाले काइजूस को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन जैसे डिफेंस फोर्स को ऐसा लगता है कि वो लोग जीतने वाले हैं वैसे ही बैटल फील्ड पर कई सारे नंबर्ड काइजूस अपीयर होते हैं जो की होते हैं काइजू नंबर 11, काइजू नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 और काइजू नंबर 15। और ये सारे नंबर्ड काइजूस डिफेंस फोर्सेस के उन सारे ट्रूप मेंबर्स को घेर लेते हैं जो कि सबसे पावरफुल हैं। अब आगे तो चैप्टर नंबर 77 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि सभी नंबर्ड काइजूस में से काइजू नंबर 15 की कोरू शिनोमिया के सामने आ जाती है और यहीं पर ही हमें पता लगता है कि काइजू नंबर 9 ने बड़ी ही चालाकी से अपने नंबर्ड काइजूस को यूज किया है और डिफेंस फोर्स के उन सारे ट्रूप मेंबर्स को अलग करके घेर लिया है जो सारे ट्रूप मेंबर्स डिफेंस फोर्स के अंदर सबसे पावरफुल हैं। इसके बाद ही हम ऑपरेशन रूम के अंदर कुरुसु को देखते हैं जो कि वायरलेस के जरिए सबको ये बताता है कि टोक्यो शहर के अंदर ये सारे नंबर्ड काइजूस एक बार में अपीयर हुए हैं और इस टाइम पर इन सबकी लोकेशन अलग अलग जगहों पर है। और कुरुसु जैसे इस बात को बोलता है वैसे उसकी बात को कीकोरू और नारुमे भी सुनते हैं। यहाँ पर कुरुसु एक बार फिर से इन सारे काइजूस की नंबरिंग करता है और वो सभी को वायरलेस के जरिए बताता है कि ये जो काइजू शहर के अंदर अपीयर हुए हैं ये सारे डाई काइजू लेवल के हैं और इसीलिए अब से इनके नाम है काइजू नंबर 11, काइजू नंबर 12, काइजू नंबर 13, काइजू नंबर 14 और काइजू नंबर 15। इधर ओकोनोगी इस बात को सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो हैरानी से कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। 5 डाई काइजू एक बार में अपीयर हो गए और वो भी एक ही टाइम पर। ये तो सच में बहुत बुरी खबर है क्योंकि इस टाइम पर इन 5 डाई काइजू से फाइट करना हमारे डिफेंस फोर्सेस के बस की बात नहीं है। इसके बाद ही हम फिर से काइजू नंबर 15 को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और फिर वो अपना मुंह खोलती है और अपनी पावर्स को जनरेट करती है। इस चीज को कीकोरू नोटिस करती है और वो ये समझ जाती है कि हो नाउ ये अटैक करने वाली है और इसीलिए कीकोरू के पास जो ट्रूप मेंबर्स होते हैं कीकोरू उन सबको वहां से दूर जाने के लिए कहती है और वो उन्हें बताती है कि ये काइजू अटैक करने वाली है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 15 अपने अटैक को कर देती है और वह सिंपली अपने मुंह से एक फूंक मारती है। अब कीकोरू उसे नोटिस कर लेती है इसीलिए अपनी सुपर स्पीड की वजह से कीकोरू उसे डॉज कर लेती है। लेकिन कीकोरू ये नोटिस करती है कि उसके जो साथी ट्रूप मेंबर्स है वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाए हैं और इसीलिए जैसे उन सबको ये अटैक लगता है वैसे उन सबकी बॉडी के चीथड़े हो जाते हैं और उन सबके हाथ पर फटके बिखर जाते हैं और उनकी बॉडी के जिस एरिया में अटैक लगा होता है बॉडी का उतना हिस्सा तो गायब ही हो जाता है। हालांकि उन सबको मारने के बाद भी अटैक सीधा बिल्डिंग में जाकर लगता है और काइजू नंबर 15 की इस छोटी से फूक वाले हमले से ही वो सामने वाली बिल्डिंग पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। इस हमले को देखकर कीकोरू की आंखें फट जाती हैं। लेकिन तभी दूसरी साइड से कुरुसु सबको बताता है कि काइजू नंबर 15 ने अपने एक अटैक से हमारे 6 ट्रूप मेंबर्स को मार दिया है और इसीलिए जैसे सारे लोग इस बात को सुनते हैं वैसे ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इधर काइजू नंबर 15 एक बार फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और वो फिर से अपने अपीयरेंस को ह्यूमन जैसा बना लेती है और फिर वो कीकोरू से कहती है मैं जानती थी तुम इसे डॉज कर लोगी, आखिर तुम इतनी ज्यादा तेज हो। लेकिन इधर कीकोरू को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस मॉन्स्टर ने उसके 6 साथियों को एक ही बार में मार दिया होता है। लेकिन तभी कीकोरू को वायरलेस पर आवाज आती है और ये आवाज होती है कमांडर नारुमी की। नारुमी कीकोरू और बाकी सबको बताता है अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं अब जान चुका हूँ कि इनका प्लान क्या है। असल में सारे मॉन्स्टर्स हमारे एयरपोर्ट्स, रेलवेज और ऐसी लोकेशंस को बर्बाद करने नहीं आए हैं बल्कि एक्चुअल में इनके टारगेट हम लोग हैं। मैं, मीना, सोशिरो होशिना, कीकोरू, हासेगावा और बाकी लोग। और इसके अलावा ये लोग यूनिट 1 को भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एज ऑफ कोर्स मैंने जिन ट्रूप मेंबर्स की बात की है वो सभी डिफेंस फोर्सेस के सबसे काबिल ऑफिसर्स हैं और इसीलिए काइजू नंबर 9 हम सबको मारना चाहता है क्योंकि काइजू नंबर 9 इस बात को जानता है कि अगर उसने डिफेंस फोर्स के सबसे पावरफुल ऑफिसर्स को मार दिया तो तब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इधर ओकोनोगी और कुरुसु जैसे इस बात को सुनते हैं वैसे उनके छक्के छुड़ जाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि यूनिट 1 के बेस के अंदर डिफेंस फोर्सेस के चीफ भी इस बात को सुनते हैं और इसीलिए कमांडर नारुमी की बात को सुनकर वो अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं मैं जानता था ऐसा टाइम जरूर आएगा जिस टाइम पर काइजूस हम पर भारी पड़ेंगे। लेकिन सच में अब जैसे हालातों से हम गुजर रहे हैं उन्हें देखकर तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने इतने बुरे हालातों के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये 5 नंबर्ड मॉन्स्टर्स जो अचानक से अपीयर हो गए हैं वो सब के सब डाई काइजू लेवल के हैं और इसीलिए इनके जैसे सिर्फ एक डाई काइजू से लड़ने के लिए 2 से 3 कमांडर्स और ट्रूप मेंबर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी लगती है। इसीलिए कोई अकेला ट्रूप मेंबर इनसे फाइट नहीं कर सकता है। हालांकि तभी नारुमी और सोशिरो
सोशिरो जैसे ट्रूप मेंबर से थोड़ी सी उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन अगर कीकोरू की बात करें तो वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, इसीलिए किसी नंबर्ड काइजू से लड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल है। हालांकि इस टाइम पर मैं कीकोरू की मदद के लिए और सारे ट्रूप मेंबर्स को भी नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि वैसे इस काइजू वॉर की वजह से हमारे पास हेडक्वार्टर्स के अंदर बहुत ही कम डिफेंस फोर्सेस के ट्रूप मेंबर्स हैं और सारे काइजूस अपनी अपनी जगहों पर फंसे हुए हैं। इसीलिए कीकोरू के पास हासेगावा को भी भेजा नहीं जा सकता है। डैम इट, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। हालांकि इसके बाद ही हम कीकोरू को देखते हैं, जिसके वायरलेस पर उससे नारुमी कहता है, कीकोरू मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ कि किसी नंबर्ड काइजू से लड़ना तुम्हारे लिए कोई आसान बात नहीं होगी, लेकिन जिन हालातों में अभी हम फंसे हुए हैं उन्हें देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हेडक्वार्टर्स वाले अभी तुम्हारी मदद के लिए किसी को नहीं भेज पाएंगे और इसीलिए कीकोरू इस लड़ाई को तुम्हें अकेले लड़ना होगा। तो चलो कीकोरू, उस नंबर्ड काइजू का सामना करो और उसे दिखा दो कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। इसके बाद ही कीकोरू जैसे इन सारी बातों को सुनती है वैसी वो अपने फेस को नीचे कर लेती है और फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि अब तक जितनी बार भी मेरी जान को खतरा हुआ है तब हर बार मुझे किसी और ने बचाया है। और फिर ये बोलकर कीकोरू उन सारी मेमोरीज को याद करती है जिन लड़ाइयों में दूसरों ने उसकी मदद की थी, और जिन्होंने उसकी मदद की थी वो थे वाइस कैप्टन सोशिरो, कमांडर मीना और काफका। और इसीलिए उन्हें याद करके कीकोरू यहाँ पर बोलती है, जब भी किसी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ने या उसे मारने की बारी आई है तब हमेशा उन्हें किसी दूसरे ने मारा है, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज इस नंबर्ड काइजू को मैं ही मारूंगी। और फिर इसीलिए इन सबको सोचने के बाद ही कीकोरू वायरलेस के जरिए नारुमी से कहती है, कमांडर नारुमी मुझे बैकअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच बताऊं तो मैं शुरुआत से यही चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे किसी नंबर्ड काइजू से अकेले लड़ने का मौका मिले और आज मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। और फिर ये बोलने के बाद ही कीकोरू अपनी रिलीज फोर्स को एक्टिवेट करती है और फिर तभी हम ये देखते हैं कि कीकोरू अपने काइजू नंबर 4 के सूट की 84% रिलीज फोर्स को एक्टिवेट कर लेती है। इधर ओकोनोगी और कुरुसु जैसे इस बात को नोटिस करते हैं और अपने मॉनिटर्स के ऊपर कीकोरू की रिलीज फोर्स देखते हैं, वैसे वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और इसीलिए वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या 84%? कीकोरू ने 84% की रिलीज फोर्स को एक्टिवेट किया है। और फिर जैसी इस बात को कमांडर मीना सुनती है वैसी वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है, लेकिन सोशिरो इस बात को सुनकर थोड़ा सा हंसता है और वो स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, सच में कीकोरू तो काफी पावरफुल हो गई है। लेकिन फिर इसके बाद ही कमांडर नारुमी बोलता है और वो वायरलेस के जरिए सबसे कहता है, तो चलो साथियों अब यहाँ से असली फाइट की शुरुआत करते हैं और इस फाइट के अंदर मेरा टारगेट होगा काइजू नंबर 11। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो बोलता है और मैं सामना करूंगा काइजू नंबर 12 का। और फिर इसके बाद ही यूनिट 1 की प्लाटून लीडर शिनोमे बोलती है कि हमारा टारगेट होगा काइजू नंबर 13। इसके बाद कमांडर मीना बोलती है और मैं काइजू नंबर 14 को संभालूंगी। और फिर इन सब के बाद आखिर में कीकोरू बोलती है और मेरी टारगेट होगी काइजू नंबर 15। और फिर ये बोलने के साथ ही कीकोरू अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। हालांकि इसके बाद ही हम कुरुसु को देखते हैं जो कि कीकोरू के आसपास के सारे ट्रूप मेंबर से कांटेक्ट करता है और उन सबसे एक बार में कहता है कि अब से उस पूरे एरिया को ट्रूप मेंबर शिनोमिया कंट्रोल करेगी और इसीलिए अब से उस एरिया के सारे ट्रूप मेंबर्स को शिनोमिया के ऑर्डर्स मानने हैं। और यहाँ से डिफेंस फोर्स कीकोरू शिनोमिया को उन सारे ट्रूप मेंबर्स को ऑर्डर देने के लिए डेजिग्नेट करती है। इधर कीकोरू को जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं वैसी वो भी अपने एरिया के सारे ट्रूप मेंबर्स से कांटेक्ट करती है और वो अपने एरिया के सारे ट्रूप मेंबर्स से कहती है, ऑल राइट सोल्जर्स, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मैं वहाँ से 500 मीटर के रेडियस को अलर्ट जोन घोषित कर रही हूँ और इसीलिए इन 500 मीटर के अंदर कोई भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर इस अलर्ट जोन के अंदर कोई मॉन्स्टर आने की कोशिश करे तो आप सभी सोल्जर्स को उसे खत्म कर देना है। उस एरिया के सारे ट्रूप मेंबर्स जैसे कीकोरू के ऑर्डर सुनते हैं वैसे वो कहते हैं, ऑल राइट रॉजर्स, और फिर वो सब पीछे हो जाते हैं और अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद ही काइजू नंबर 15 भी धीरे से कीकोरू के पास आती है और इसीलिए उसे देखकर कीकोरू से कहती है, काइजू नंबर 15 मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर ये सुनकर काइजू नंबर 15 हंसने लगती है और वो हंसते हुए कहती है, कीकोरू शिनोमिया मुझे मारने आई है, कमाल की बात है। लेकिन फिर उसके ऐसा बोलते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि काइजू नंबर 15 बहुत ज्यादा फास्ट है और इसीलिए वो अपनी तेजी से वहाँ से मूव करती है और वो सीधा कीकोरू पर अटैक करती है। लेकिन सही टाइम पर कीकोरू उसके अटैक से बच जाती है। पर ये देखकर काइजू नंबर 15 कीकोरू से कहती है, वाओ तुमने मेरे हमले को डॉज कर लिया, सच में तुम भी काफी फास्ट हो। पर ये बात सुनकर कीकोरू को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा अपने वेपन का इस्तेमाल करके काइजू नंबर 15 पर अटैक करने जाती है। लेकिन वो काइजू नंबर 15 पर बहुत सारे अटैक्स करती है, पर हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 15 उसके सारे अटैक से बच जाती है। हालांकि तब भी कीकोरू रुकती नहीं है और वो अपने अटैक्स को जारी रखती है। इधर ऑपरेशन रूम से कुरुसु इस बात को नोटिस करता है कि कीकोरू की पावर्स बढ़ती जा रही है और इसीलिए वो हैरानी से कहता है, सच में क्या बात है, इसकी पावर्स, स्पीड, एफिशिएंसी, हर एक चीज एक यूनिट के कमांडर जितनी हो चुकी है। यहीं पर ही डिफेंस फोर्सेस का चीफ जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो भी धीरे से कहता है, कीकोरू शिनोमिया फर्स्ट ईयर के ट्रूप में सबसे पावरफुल है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इसाओ, हिकारी और यहाँ तक कि नारुमी से भी टैलेंटेड है। लेकिन इसके बाद ही हम फिर से बैटल में देखते हैं जहाँ पर कीकोरू अभी भी बिना रुके काइजू पर अटैक कर रही थी। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 15 कीकोरू पर अपने लात से अटैक कर देती है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उससे सीधा कीकोरू को जमीन में घुसा देती है और फिर वो कीकोरू को अपने पैर से दबाने लगती है और फिर इसके बाद ही वो कीकोरू पर अपनी पावर्स यूज करती है, जिसके लिए वो अपना मुंह खोलती है और सीधा कीकोरू पर अटैक करती है। जिसके बाद अगले पल वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसके ठीक बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि कीकोरू ने सही टाइम पर अपने आप को उस अटैक से बचा लिया था और इसीलिए कीकोरू बचकर बगल में आ जाती है और वो धीरे से खुद से कहती है, मेरी शील्ड काफी ज्यादा डैमेज हो गई है, मुझे अब जल्दी से कुछ करना ही होगा। लेकिन कीकोरू कुछ करती कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर 15 कीकोरू पर फिर से अटैक कर देती है और उसके इस हमले की वजह से कीकोरू सीधा दूर जाकर गिरती है और वो एक बिल्डिंग में घुस जाती है। इस हमले से कीकोरू को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसके साथ ही कीकोरू का शील्ड भी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये देखकर कुरुसु भी चिल्लाते हुए कहता है कि कीकोरू शिनोमिया के शील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है और उसके साथ ही उसकी चेस्ट की हड्डियों पर भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है।
हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हम ये देखते हैं कि कीकोरू हार नहीं मानती है और वो एक बार फिर से खड़ी होती है और अपने वेपन को अपने हाथ में उठाती है। लेकिन तभी नंबर 15 उसके सामने आती है और वो कीकोरू से कहती है, कीकोरू अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम अपने मामूली से वेपन से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। और फिर ये बोलकर ही नंबर 15 अपने हाथ को बड़ा करती है एंड वो अपने बगल से लोहे के बहुत सारे भंगार को अपने हाथ में उठा लेती है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से डिफेंस फोर्सेस के चीफ और कुरुसु दोनों ये देखते हैं और इसीलिए कुरुसु हैरानी से ये बोलता है कि अब कीकोरू के बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन तभी काइजू नंबर 15 उस लोहे के बड़े से मलबे को कीकोरू पर फेंकती है, पर कीकोरू सही टाइम पर पीछे हो जाती है और वो उसके अटैक से डॉज कर लेती है। ये देखकर कुरुसु चिल्लाते हुए खुशी से कहता है, क्या बात है, उसने डॉज कर लिया। पर अगले पल ही हम ये देखते हैं कि कीकोरू ने जैसे हमले को डॉज किया होता है वैसे नंबर 15 उसके पास आके उसके गाल को पकड़ लेती है और वो हंसते हुए कीकोरू से कहती है, कीकोरू तुम इतनी भी फास्ट नहीं हो, समझ में आया तुम्हें। और फिर ये बोलकर वो कीकोरू पर सामने से अटैक करती है और इस बार उसका हमला कीकोरू को लगता भी है, इसीलिए उसका हमला लगते ही कीकोरू सीधा जमीन में जाकर घुस जाती है। ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑफिसर्स ये देखते हैं कि कीकोरू की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और इसीलिए एक ऑफिसर बताता है कि कीकोरू शिनोमिया का लेफ्ट आर्म बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और इसीलिए उसे अभी के अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन तभी ये सुनकर कुरुसु कहता है, नहीं अभी इसके लिए वक्त नहीं है, क्योंकि वो काइजू उस पर फिर से अटैक करने वाली है। लेकिन फिर इसके बाद ही कुरुसु चीफ शिनोमिया को याद करता है और वो अपने मन में कहता है कि जब चीफ शिनोमिया हमारे लिए लड़ रहे थे तब उस टाइम पर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया था और इसीलिए उस दिन चीफ शिनोमिया मारे गए। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं चीफ की बेटी को मरने नहीं दूंगा और मैं आज कीकोरू की मदद करके ही रहूंगा। लेकिन इधर बैटलफील्ड के अंदर काइजू नंबर 15 कीकोरू पर और भी ज्यादा अटैक्स करने लगती है और इसीलिए कीकोरू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑफिसर्स बताते हैं कि अब कीकोरू शिनोमिया का राइट पैर भी इंजर्ड हो चुका है, इसके साथ ही उसकी पसलियां भी टूट गई हैं और उसकी बॉडी में कई जगह फ्रैक्चर्स आ चुके हैं। इसके साथ ही कीकोरू का सूट भी बहुत बुरी हालत में है, इसीलिए अब लगता नहीं है कि उसका सूट कीकोरू की मदद कर पाएगा। ये सारी बातें सुनकर कुरुसु चीफ से कहता है, चीफ उसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसीलिए अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ ही देर में कीकोरू शिनोमिया को खो देंगे। कुरुसु की इस बात को सुनकर चीफ भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और इसीलिए चीफ अपने मन में सोचते हुए ये बोलता है कि कीकोरू हमारे देश का भविष्य है, इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए हम कीकोरू को यहाँ पर खो नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें कीकोरू को यहाँ पर बचाना ही होगा। और फिर इसीलिए चीफ कुरुसु से कहता है, कुरुसु अब हमें कीकोरू के लिए बैकअप भेजना होगा, सो इसके लिए हेडक्वार्टर्स के डिफेंस लेवल को कम कर दो और सभी ट्रूप मेंबर्स को हासेगावा के साथ कीकोरू की मदद के लिए भेजो। लेकिन चीफ जैसे ऐसा बोलता है वैसे उसे वायरलेस के ऊपर किसी की आवाज आती है और वो आवाज खुद कीकोरू की होती है, जो कि चीफ को रोकते हुए उससे कहती है, प्लीज चीफ ऐसा मत करिए, ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि काइजू नंबर 9 सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा और इसीलिए अगर आपने हेडक्वार्टर्स के डिफेंस को कम किया तो वो सबसे पहले हेडक्वार्टर्स के ऊपर ही हमला करेगा, इसीलिए जो चीज पहले हुई थी वो दोबारा से हो सकती है। और इसीलिए चीफ आप मेरे लिए किसी भी बैकअप को मत भेजिए, क्योंकि आज मैं अकेले इस काइजू का सामना करूंगी और मैं इसे हरा कर रहूंगी। पर कीकोरू की बात सुनकर कुरुसु से कहता है, लेकिन कीकोरू तुम्हारी हालत बहुत खराब है। पर कीकोरू कुरुसु को यहीं पर रोक देती है और वो कुरुसु से कहती है, कुरुसु प्लीज मेरी चिंता मत करो, मैं इस काइजू को मारने के बहुत करीब हूँ। हालांकि कीकोरू ऐसा बोलते ही कुरुसु अपने मॉनिटर पर देखता है और स्क्रीन देखकर उसकी आंखें फट जाती है, क्योंकि वो ये देखता है कि अब कीकोरू की रिलीज फोर्स पूरे 88% हो चुकी है। इसलिए ये देखकर कुरुसु कहता है, हाँ क्या 88%? लेकिन फिर इसके बाद ही कीकोरू बोलती है, मैं अब बहुत करीब आ गई हूँ और अब मैं बस उन तक पहुंचने वाली हूँ, बस थोड़ी देर और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी और मैं उनकी बराबरी कर लूंगी। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अब कीकोरू अपने और काइजू के बीच में अपनी मदर हिकारी शिनोमे को देख रही है। इधर कुरुसु जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो चीफ के सामने कहता है, क्या करीब पहुंच जाऊंगी और बराबरी कर लूंगी? सर आखिर कीकोरू क्या बोल रही है? हालांकि इसके बाद जैसे हम चीफ को देखते हैं वैसे हम ये नोटिस करते हैं कि चीफ की आंखें फटी हुई है और वो कीकोरू की बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हैं और चीफ धीरे से कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या कीकोरू अपनी मदर हिकारी की घोस्ट को देख रही है? लेकिन फिर इसके बाद ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम नारुमी और कीकोरू को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर नारुमी कीकोरू से कहता है, क्या क्या कहा तुमने अपनी मदर की घोस्ट को देखा था? जो सुनकर कीकोरू नारुमी से कहती है, हाँ सर बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है और ये मेरे साथ तब होता है जब मैं काइजू नंबर 4 के सूट को पहनती हूँ। हालांकि कीकोरू की बात को सुनकर नारुमी उसे बताता है, कीकोरू तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो काफी कम लोगों के साथ होता है और इस कंडीशन में जो भी नंबर्ड काइजू का सूट पहनता है उन्हें कई बार अपने सूट का पुराना यूजर दिखता है। आसान भाषा में गए तो तुम उसे भूत भी कह सकती हो। हालांकि ये चीज सबसे पहले नॉर्थर्न डिवीजन के कमांडर अकोत्सु के साथ हुई थी और उन्होंने सबको बताया था कि उन्हें भी अपने सूट के पहले वाले यूजर की आत्मा दिखी थी। हालांकि डिफेंस फोर्स वाले अब तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए हम ये तो नहीं जानते कि ये चीज एक्चुअल में होती क्यों है। लेकिन इस पर हमारा ये मानना है कि ये जो नंबर्ड काइजूस के सूट होते हैं ये अपने यूजर्स की मेमोरी को स्टोर करते हैं और इसीलिए जब भी किसी एक यूजर के मरने के बाद दूसरा यूजर उसे पहनता है तो इस सूट की वजह से उसे अपने पुराने यूजर की मेमोरीज दिखती हैं और नया वाला यूजर पुराने यूजर को फील कर पाता है। कीकोरू जैसे इस बात को सुनती है वैसे वो नारुमी से कहती है, अच्छा सर तो ये बात है, यानी कि काइजू नंबर 4 के सूट के अंदर मेरे मॉम की मेमोरीज है और जब मैं इस सूट को पहनती हूँ तो ये मुझे अपनी मॉम की मेमोरीज दिखाता है। हालांकि जब भी मैं अपनी मॉम को देखती हूँ तब मैं हर बार उनसे मिलने की और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मॉम इतनी फास्ट होती है कि मैं उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाती हूँ और मेरी रफ्तार कभी भी मेरी मॉम के बराबर नहीं होती है। उनका हर एक अटैक बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है और वो सच में बहुत ताकतवर भी है और इसीलिए उनके जैसा कोई भी नहीं है। हालांकि इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम कीकोरू को बहुत बुरी हालत में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि अपनी सारी पुरानी मेमोरीज को कीकोरू याद कर रही थी और इसीलिए यहाँ पर वो खुद से कहती है, बस थोड़ा सा और क्योंकि उसके बाद मैं अपनी मॉम को कैच कर लूंगी, मैं अपनी मॉम के बराबर आ जाऊंगी। लेकिन वो ये बोली रही होती है कि इतने में काइजू नंबर 15 उस पर हमला कर देती
देती है। हालांकि कीकोरू ये देखती है कि उसकी मदर ने तो उस अटैक को डॉज कर लिया है, लेकिन वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो काइजू कीकोरू को फिर से मारने जाती है, लेकिन कीकोरू बड़ी तेजी से अपने वेपन को मूव करती है, जिसकी मदद से वो उस काइजू के गाल पर कट लगा देती है। पर काइजू नंबर 15 जैसी इसे देखती है वैसी वो कीकोरू से कहती है, क्या बात है, तुक्का अच्छा था तुम्हारा, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और फिर ये बोलकर वो कीकोरू को पंच मारती है, लेकिन कीकोरू सही टाइम पर उसके पंच को डॉज कर लेती है और फिर वो सीधा काइजू नंबर 15 की आंखों में देखती है। और फिर कीकोरू बिल्कुल सीरियस होकर कहती है, मम्मा मैं आपको सरपास करके ही रहूंगी, लेकिन ऐसा किसी और दिन नहीं होगा, बल्कि वो आज होगा और अभी होगा। और फिर ये बोलकर कीकोरू मूव करती है और फिर हम भी ये देखते हैं कि कीकोरू अपनी मदर हिकारी शिनोमे की आत्मा को पीछे छोड़ते हुए उन्हें सरपास कर देती है। और फिर इसके बाद ही कीकोरू मॉन्स्टर नंबर 15 पर अपने वेपन से अटैक करती है। काइजू नंबर 15 कीकोरू के अटैक को अपने हाथ से रोकती है, लेकिन अब क्योंकि कीकोरू का अटैक बहुत तेज और पावरफुल होता है, इसीलिए उस हमले से काइजू नंबर 15 का हाथ कट जाता है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर कुरोसु और बाकी के ऑफिसर्स भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सब चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या बात है, कीकोरू ने हमला करा है। इधर काइजू नंबर 15 भी कीकोरू को देखकर थोड़ा सा डर जाती है और वो अपने मन में खुद से कहती है, क्या ये कैसे हुआ, ये तो काफी बदल चुकी है और आखिर ये इतनी तेज और पावरफुल कैसे हो गई। इधर कुरोसु फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, कीकोरू शिनोमे की रिलीज फोर्स 91% हो चुकी है। अरे नहीं, ये तो 92% है। नहीं नहीं, 93%। चीफ, कीकोरू की रिलीज फोर्स तो बढ़ती जा रही है। और इधर चीफ भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा दंग रह जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या 93% की रिलीज फोर्स, ये रिलीज फोर्स तो हिकारी की है, इसका मतलब कीकोरू ने कर दिखाया और आज उसने अपनी ताकत को अपनी मॉम के बराबर का कर लिया है। हिकारी, तुम्हारी बेटी कीकोरू तुम्हें सरपास करने वाली है, क्या बात है। और फिर इसके बाद ही चीफ थोड़ा सा खुश होता है और वो कुरोसु से कहता है, कुरोसु तुम्हें याद है मैंने कुछ टाइम पहले तुमसे बोला था कि कीकोरू शिनोमिया फर्स्ट ईयर की सबसे पावरफुल ट्रुप मेंबर है, लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कीकोरू की पावर्स को कम आंक लिया है, क्योंकि कीकोरू इससे भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसके बाद ही चीफ फिर से अपने मन में सोचते हुए बोलता है, कीकोरू तुम ये कर सकती हो, आज की लड़ाई के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा दो और अपनी मदर हिकारी शिनोमिया को भी सरपास कर दो। अब इसके बाद हम कीकोरू को देखते हैं, जो कि अपनी फाइट के अंदर ट्रुप स्टाइल एक्स टेक्निक का 5th फॉर्म यूज करती है, जिस अटैक का नाम है ट्विन स्वैलो स्लैश। और अपने इस अटैक से कीकोरू काइजू नंबर 15 की बॉडी को कई हिस्सों में काट देती है, जिसके बाद ही उसकी बॉडी के हाथ पैर कहीं और जाते हैं और सर कट के कहीं और जाता है। और इधर कुरोसु ऑपरेशन रूम से बताता है, यस उसने कर दिखाया और अब उसकी रिलीज फोर्स भी 94% हो चुकी है, जिसका मतलब अब कीकोरू ने अपनी मदर हिकारी शिनोमे को भी सरपास कर दिया है। इधर कीकोरू जैसी बॉडी पार्ट्स को काटती है वैसी वो देखती है कि उसे कोर नजर आ चुका है और इसीलिए कोर को देखकर वो ये कहती है कि अब कोर एक्सपोज हो गया है, इसीलिए अब मुझे इसे खत्म करना ही होगा। लेकिन वो कोर पर अटैक करने जाती है कि उससे पहले वो देखती है कि काइजू नंबर 15 का कटा हुआ सर हंस रहा होता है और इसीलिए उसे देखकर कीकोरू सोचती है कि आखिर ये हंस क्यों रही है। लेकिन इसके बाद ही काइजू नंबर 15 कीकोरू से कहती है, क्या यार कीकोरू तुम कितनी कमजोर हो। और उसके ऐसा बोलते ही कीकोरू ये देखती है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो घुस गया है। और जब कीकोरू ध्यान देती है तब उसे ये पता लगता है कि यहाँ पर काइजू नंबर 15 ने अपने नर्व्स को फैला लिया है और उन्हीं से उसने कीकोरू पर हमला किया है। और अगर आप सभी को याद हो तो जब काइजू वॉर की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर भी काइजू नंबर 15 ने ऐसा ही किया था और वहाँ पर भी उसने यही अटैक करके बहुत सारे ह्यूमंस को मार दिया था। यहाँ कीकोरू के सूट की वजह से काइजू नंबर 15 उसे मार तो नहीं पाती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से कीकोरू मूव नहीं कर पाती है। और फिर तभी काइजू नंबर 15 हंसते हुए कीकोरू से कहती है, कीकोरू अब मैंने तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया है। और फिर उसके ऐसा बोलते ही कीकोरू नोटिस करती है कि उसके आसपास बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और अब वो बिल्कुल अनजान जगह पर आ चुकी है। इधर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स इस बात को नोटिस करते हैं कि कीकोरू मूव नहीं कर रही है, इसीलिए कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर कुरोसु मॉनिटर में देखकर चीफ को बताता है कि कीकोरू की मेंटल स्टेबिलिटी घटती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसलिए हम भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कीकोरू का कनेक्शन उसके काइजू नंबर 4 के सूट से भी छूटता जा रहा है और इसलिए कीकोरू की रिलीज फोर्स भी घटती जा रही है। और फिर इसके बाद ही कुरोसु चीफ से कहता है, सर कीकोरू को देखकर तो यही लग रहा है कि उसके ऊपर एक मेंटल अटैक हुआ है, यानी कि एक दिमागी हमला। इसके बाद हम कीकोरू को देखते हैं जिससे उसके कान में बहुत जोर से आवाज आ रही होती है और इसी आवाजों से बचने के लिए वो अपने कान को दबाने लगती है। लेकिन फिर तभी उससे काइजू नंबर 15 की आवाज आती है जो कि उससे कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया कीकोरू। पर इस आवाज को सुनते ही कीकोरू अपनी आंखें खुलती है और वो नंबर 15 को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फिर से आवाज आने लगती है और नंबर 15 उससे कहती है, कीकोरू तुम इतनी कोशिशें क्यों कर रही हो, आखिर तुम ये सब करी क्यों रही हो और आखिर तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। पर ये सुनकर कीकोरू बोलती है, मैं इसीलिए ये सब कर रही हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं और अल्टीमेटली तुम जैसे काइजू से अपने देश की प्रोटेक्शन कर सकूं। पर ये सुनकर नंबर 15 कहती है, नहीं कीकोरू ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो और अगर ये बात सच है तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि कीकोरू इस बात का जवाब नहीं दे पाती है और बेसिकली उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक होता जाता है। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि नंबर 15 कीकोरू के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और फिर वो कीकोरू को उसका बचपन दिखाती है, यानी कि वो टाइम जिस टाइम पर कीकोरू बच्ची थी। इसके बाद नंबर 15 कीकोरू से कहती है, सुनो छोटी कीकोरू तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो, बताओ जवाब दो मुझे। लेकिन फिर तभी छोटी सी कीकोरू अपने मन में अपनी मदर और फादर को याद कर दिया और फिर वो धीरे से कहती है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, मैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी ताकि मेरे मॉम और
और डैड को मुझ पर प्राउड फील हो। मैं बस यही चाहती थी कि मेरे मॉम डैड मुझसे खुश रहें और इसीलिए अपने मॉम और डैड को खुश करने के लिए मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती थी। लेकिन फिर इसके बाद ही नंबर 15 उसके पीछे आती है और वो कीकोरू से कहती है, बेचारी छोटी कीकोरू, रोना बंद करो, मत रो। और फिर ये बोलकर वो कीकोरू के आंसू पोंछती है और फिर वो कीकोरू से कहती है, कीकोरू तुम्हें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद ही वो कीकोरू से कहती है, चलो सामने देखो। जिसके बाद जैसी कीकोरू सामने देखती है वैसे उसे ही दिखता है कि उसके सामने उसके मॉम और डैड खड़े हैं। अपने मॉम और डैड को देखकर कीकोरू रोने लगती है और फिर वो भागते हुए उन दोनों के पास जाती है। लेकिन वो जैसे उन तक पहुंचती है वैसी वो देखती है कि उसके मॉम डैड उसके सामने धूल बन के गायब हो गए हैं। और फिर इसीलिए यहीं पर नंबर 15 कीकोरू से कहती है, कीकोरू तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए गिव अप कर दो और हार मान लो, क्योंकि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम अपने मॉम डैड को कभी खुश नहीं कर पाओगी। इसके बाद हम कीकोरू को देखते हैं जो कि इस टाइम पर पूरी तरह से नंबर 15 के कंट्रोल में थी। इस टाइम पर ही कीकोरू को उसके वायरलेस पर आवाज आ रही होती है और वायरलेस के जरिए कुरुसो से बोल रहा होता है, ऑफिसर कीकोरू तुम मुझे सुन रही हो। लेकिन वो ये देखता है कि कीकोरू कोई जवाब नहीं दे रही है। इधर ये सब देखकर चीफ भी काफी चिंता में आ जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि काइजू नंबर 9 ने जानबूझकर कीकोरू के लिए काइजू नंबर 15 को भेजा है, क्योंकि नंबर 15 की एक खासियत है कि वो साइकिक अटैक कर सकती है और इस अटैक से उसने कीकोरू के दिमाग को कंट्रोल में कर लिया है। और वैसे तो कीकोरू फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब क्योंकि अभी भी वो एक छोटी बच्ची है इसीलिए वो दिमाग के मामले में अभी भी कमजोर है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि काइजू नंबर 9 ने बाकियों से लड़ने के लिए भी ठीक वैसे काइजू को भेजा हो जिन काइजू के आगे हमारे पावरफुल ट्रुप मेंबर्स कमजोर पड़ जाएं। और अगर ऐसा है फिर तो बाकियों के साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा भी कीकोरू के साथ हो रहा है। और फिर इसके लिए चीफ बाकियों से कहता है कि वो सब जल्दी से मुझे अपने बारे में बताएं और उनके लोकेशंस पर क्या हो रहा है इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे। और फिर इसके बाद हम सीधा एक ट्रुप मेंबर को देखते हैं जो ट्रुप मेंबर नारुमी के ट्रुप का होता है और वो सीधा चीफ को बताता है, चीफ यहाँ पर कमांडर नारुमी है जो कि इस टाइम पर काइजू नंबर 11 से फाइट कर रहे हैं। इधर फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 11 के पास वाटर की पावर्स होती है और इसीलिए वो अपने वाटर से नारुमी के एक पैर को जकड़ लेता है और फिर अगले पल वो नारुमी के बगल से उस पर वाटर अटैक करता है जिससे कि नारुमी को काफी नुकसान होता है। हालांकि ये देखकर नारुमी और उसके ट्रुप के सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं क्योंकि नारुमी इस वाले अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन फिर इसी टाइम पर नंबर 11 नारुमी को एक जोरदार पंच मारता है जिसके बाद पंच पड़ते ही नारुमी बहुत पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर नारुमी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और वो इस काइजू के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर वो काइजू नंबर 11 सीधा नारुमी के पास आता है और वो नारुमी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी काबिलियत है जिससे कि तुम किसी की भी बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देखकर उसकी मूवमेंट का पता लगा सकते हो, लेकिन सच बताऊं तो तुम मेरे मूवमेंट्स को कभी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मैं पानी से बना हूं और तुम पानी के मूवमेंट को रीड नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी ताकत मेरे सामने बेकार है। अब दोस्तों यहीं से हमें ये समझ आ चुका है कि डिफेंस फोर्सेस के चीफ को जो शक हुआ था उनका वो शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि काइजू नंबर 9 ने सभी पावरफुल ट्रुप मेंबर्स के सामने उन्हीं सारे काइजूस को भेजा है जो कि ट्रुप मेंबर्स की कमजोरी के खिलाफ ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए नारुमी जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो बहुत शॉक हो जाता है और फिर ये सब बोलने के बाद ही नंबर 11 बहुत सारे बड़े बड़े वाटर बॉल्स क्रिएट करता है और उनसे सीधा नारुमी पर हमला करता है। इधर डिफेंस फोर्स का चीफ ये सब कुछ सुन रहा था और इसीलिए वो खुद से कहता है, ये तो बिल्कुल वही हो रहा है जिस चीज का मुझे डर था। लेकिन फिर इसके बाद ही चीफ 3rd डिवीजन से कांटेक्ट करता है और वो उनसे रिपोर्ट देने के लिए कहता है। ये सुनकर ओकोनोगी चीफ से बात करती है और वो चीफ को बताती है कि 3rd डिवीजन से इस टाइम पर वाइस कैप्टन सोशिरो अपने सामने काइजू नंबर 12 से फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि जिस तरह से वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी फाइट्स के अंदर ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक उसी तरह से नंबर 12 के हाथ भी 2 ब्लेड्स की तरह है और इसीलिए वो भी वाइस कैप्टन सोशिरो की तरह फाइट कर रहा है। और फिर फाइट के अंदर भी हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 12 वाइस कैप्टन सोशिरो पर काफी भारी पड़ रहा था और उसके अटैक से वाइस कैप्टन सोशिरो को बहुत नुकसान हो रहा था। हालांकि तब भी वाइस कैप्टन सोशिरो खुद को संभालता है और वो नंबर 12 के साथ ब्लेड की फाइट करने लगता है जिसमें वो दोनों ही बहुत ही तेजी से अपने ब्लेड से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। लेकिन तब भी हम ये देखते हैं कि इस बैटल के अंदर नंबर 12 वाइस कैप्टन सोशिरो के दोनों कंधों पर कट लगा देता है जिससे कि वहां से खून बहने लगता है। ये देखकर ओकोनोगी भी कहती है कि नंबर 12 एक ऐसा पावरफुल काइजू है जो कि क्लोज कॉम्बैट्स में लड़ने के लिए एक्सपर्ट है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने हाथों को ब्लेड्स की तरह भी यूज कर सकता है, इसीलिए ये वाइस कैप्टन सोशिरो का पूरा काउंटर पार्ट है। इसीलिए नंबर 12 को देखकर ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर को वाइस कैप्टन सोशिरो से लड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन ओकोनोगी ये देखती है कि उसकी बात को चीफ भी सुनते हैं और इसीलिए चीफ ओकोनोगी से कहते हैं, ओकोनोगी तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि बात बिल्कुल ऐसी ही है। असल में हम ह्यूमन सबसे एडवांस हैं क्योंकि हमने अब तक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वायरस, बैक्टीरिया और इवन काइजू सब पर रिसर्च करी है और इसीलिए जो भी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है हमने उन सब से बचने और लड़ने के तरीके इजाद कर लिए हैं और इसीलिए हम अब तक जिंदा भी हैं। लेकिन अब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम ह्यूमंस किसी पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई और हम पर रिसर्च कर रहा है और हम पर रिसर्च करने वाला ये काइजू नंबर 9 है और इसीलिए इस काइजू नंबर 9 ने हम पर रिसर्च करके हमें मारने का तरीका निकाल लिया है और इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा अंत है और अब ये काइजूस पूरी ह्यूमैनिटी को मिटा कर रख देंगे। लेकिन फिर इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा यूनिट 1 की प्लाटून लीडर शिनोमे को देखते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिनोम के आसपास के सारे ट्रुप मेंबर्स मारे गए हैं और उसके पूरे ट्रुप से सिर्फ वो और ताचिबाना ही जिंदा है जो ताचिबाना उसके ट्रुप का मेंबर है। लेकिन इस टाइम पर उनके सामने जो काइजू है उसने ताचिबाना की गर्दन दबाकर उसे उठा रखा है और शिनोमे बेबस होकर उसे देखती जा रही है। लेकिन वो यहाँ पर इतनी लाचार है कि वो अपने साथी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा ऑपरेशन रूम को देखते हैं जहाँ पर कुरुसु और बाकी ऑफिसर्स चीफ को बताते हैं, सर ये काइजूस तो पावरफुल हो गए हैं और ये जितने भी नंबर्ड काइजूस हैं उन्होंने हमारे सबसे पावरफुल ट्रुप मेंबर्स की हालत खराब कर दी है। इसीलिए सर इन सारे पावरफुल ट्रुप मेंबर्स में से अगर एक भी ट्रुप मेंबर मारा गया तो उसके बाद डिफेंस फोर्स बहुत ही बड़े खतरे में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि शिनोमे अभी भी अपने
सामने के मॉन्स्टर को देखे जा रही थी। वो अपने मन में सोचती है कि आज से पहले भी उसने बहुत सारे काइजूस का सामना किया है, लेकिन आज उसका जिस काइजू से सामना हो रहा है वो उन सबसे बहुत अलग है, क्योंकि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सामने हमारी पावर्स बिल्कुल बेकार हो चुकी है। और फिर इसके बाद शिनोमे ये देखती है कि उसके सामने वाला काइजू ताचिबाना की गर्दन दबा देता है, जिससे कि ताचिबाना की गर्दन की हड्डी टूट जाती है और उसके मुंह से, नाक से और आंखों से भी खून निकलने लगता है। और इधर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स भी ये जान जाते हैं कि अब ताचिबाना की गर्दन की सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, इसीलिए इस टाइम पर प्लाटून लीडर शिनोमे को बैकअप की जरूरत है। लेकिन फिर ये देखकर ही शिनोमे उस टाइम को याद करती है जिस टाइम पर ही उसके कमांडर नारुमी ने उसे प्लाटून लीडर घोषित किया था। और फिर इसीलिए अपने उस टाइम को याद करके शिनोमे बड़े गुस्से से खड़ी होती है और वो अपने वेपन को हाथ में लेकर अपनी रिलीज फोर्स को अनलीश करती है, जिसके बाद ही हमें पता लगता है कि शिनोमे की रिलीज फोर्स 73% है। और फिर शिनोमे बिना रुके काइजू पर अटैक करने लगती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके हमलों की वजह से वो काइजू ताचिबाना को फेंक देता है और वो सीधा सारी गोलियों का सामना करते हुए सीधा शिनोमे के पास आता है। और फिर अगले पल वो शिनोमे को पंच मारता है और हम ये देखते हैं कि जब काइजू पंच मारता है तो उसका पंच पहले शिनोमे के गन को लगती है, फिर उसके बाद उसको लगती है। लेकिन काइजू का पंच इतना पावरफुल होता है कि उसके पंच की वजह से वो बड़ी सी गन भी पूरी तरह से टूट जाती है और शिनोमे बहुत दूर जाकर गिरती है। अब शिनोमे की हालत बहुत खराब हो गई है और उसके मुंह से और नाक से हर जगह से खून आ रहा है। लेकिन तभी अपने मन में वो उस टाइम को याद करती है जिस टाइम पर वो प्लाटून लीडर नहीं थी और वो यूनिट 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मामूली ट्रूप मेंबर थी। उस टाइम पर वो अपने यूनिट के कमांडर नारुमी को देखती थी और नारुमी को देखकर वो भी हमेशा से एक कमांडर बनना चाहती थी और इसीलिए शिनोमे नारुमी की पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस थी। इसीलिए वो जब भी नारुमी के सामने होती थी तब वो यही सोचती थी कि नारुमी उसे नोटिस करे, लेकिन एज ऑफ कोर्स नारुमी को किसी से कोई मतलब नहीं है और इसीलिए वो सिर्फ उसी को नोटिस करता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए शिनोमे खुद से कहती है कि कमांडर नारुमी मुझे हमेशा ही मामूली ट्रूप मेंबर की तरह देखते थे, लेकिन तभी मैंने ठान लिया था कि मैं एक न एक दिन कमांडर नारुमी के सामने आकर ही रहूंगी और उस दिन उन्हें मुझे नोटिस करना ही होगा। और फिर इसके लिए नारुमी खुद को पावरफुल करती है और वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करती है। और फिर जब वो सच में पावरफुल बन गई तब एक दिन नारुमी ने उसे नोटिस किया और उसने उसे प्लाटून लीडर बनाया। और जिस दिन शिनोमे को प्लाटून लीडर बनाया गया था उस दिन वो सच में काफी खुश थी। और फिर इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर शिनोमे खुद से कहती है कि मैं फर्स्ट यूनिट की प्लाटून कमांडर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से भागूंगी नहीं बल्कि मैं इस काइजू का सामना करूंगी। और फिर ये बोलकर ही शिनोमे उस काइजू को मारने के लिए जाती है। इस टाइम पर शिनोमे की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी वो खुद से कह रही थी कि आज बेशक से इस लड़ाई में वो जीत ना पाए, लेकिन तब भी वो आज इस काइजू को कामयाब नहीं होने देगी। और फिर ये बोलने के बाद ही शिनोमे अपनी जेब से एक फ्रीजिंग बम निकालती है और उसे सीधा उस काइजू पर मारती है, जिससे कि उस काइजू के आसपास की जगह जम जाती है। और फिर शिनोमे बिना रुके उस पर फायरिंग करने लगती है और शिनोमे के फायरिंग की वजह से वहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन अगले पल शिनोमे नोटिस करती है कि कोई उसके पीछे है और फिर हम भी ये देखते हैं कि असल में उसके पीछे काइजू नंबर 13 आ चुका है, क्योंकि वो काइजू इतना ज्यादा फास्ट था कि जब शिनोमे उस पर फायरिंग करी थी तभी वो वहाँ से भाग गया और सीधा उसके पीछे आ गया। और फिर उसके पीछे आने के बाद ही शिनोमे उसको देख तो लेती है, पर तभी वो शिनोमे पर इतना पावरफुल अटैक करता है कि शिनोमे जो कि इस टाइम पर ब्रिज पर होती है वो ब्रिज को तोड़ते हुए सीधा नीचे गिरती है। और अब नीचे शिनोमे की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसीलिए वो इसके आगे लड़ भी नहीं सकती है। हालांकि तब भी नंबर 13 रुकता नहीं है और वो काइजू सीधा शिनोमे के सामने आता है और फिर वो उस पर एक फाइनल पंच मारता है। लेकिन काइजू ये देखता है कि शिनोमे वहाँ से गायब हो चुकी है और फिर जैसे वो बगल में देखता है वैसे उसे पता लगता है कि कोई दूसरा ट्रूप लीडर उसे उठाकर ले जा रहा है। लेकिन ये देखकर नंबर 13 बहुत चौंक जाता है, क्योंकि वो इतना तेज था कि उसने उसे देखा भी नहीं था। और फिर अगले पल हमें पता लगता है कि जो शिनोमे को उठाकर ले जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अपना काफका है। लेकिन प्लाटून लीडर शिनोमे जैसे इस बात को देखती है कि काफका ने उसे उठा लिया है और वो यहाँ पर उसे बचाने आया है, वैसे वो काफका से कहती है, काफका क्यों आए तुम यहाँ पर, क्यों, मैंने तुम्हें मना किया था, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पर ये सुनकर काफका शिनोमे से कहता है, प्लाटून लीडर शिनोमे मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन अब मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अब मैं आपके ऑर्डर्स नहीं मानने वाला। हालांकि काफका कैसा बोलते हैं उसे अपनी मेमोरीज में कीकोरू की बातें याद आती है और वो ये देखता है कि जब वो कुछ दिनों पहले कीकोरू के साथ बैठा था तब कीकोरू ने उससे कहा था कि जब भी वो फाइट में हो तब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी मदद के लिए कभी ना आए। पर ये सुनकर काफका शॉक हो जाता है और वो कीकोरू से कहता है, क्या तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अगर तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर आऊंगा। पर ये सुनकर कीकोरू थोड़ा गुस्सा होती है और वो काफका से कहती है, नहीं मना किया ना, मत आना, क्योंकि अब जब भी मैं अगली बार बैटल लड़ूंगी तो मैं उसे अपने दम पर ही लड़ूंगी। काफका तुमने पहले मेरी मदद की है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे आने वाले फाइट्स के अंदर मैं खुद ही अपनी फाइट लड़ूंगी, इसीलिए प्लीज मुझे बचाने के लिए मत आना, क्योंकि चाहे मेरा दुश्मन कितना ही पावरफुल हो लेकिन मैं उसका सामना अकेले ही करूंगी। और हाँ काफका तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काफका शिनोमे के साथ होता है और इसीलिए वो शिनोमे को पहले बगल में बिठाता है और फिर वो काइजू के सामने आ जाता है। लेकिन प्लाटून लीडर शिनोमे अभी भी काफका से बोल रही होती है, काफका हिबिनो प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं खो सकते। पर उसकी बात सुनकर काफका धीरे से हंसता है और वो उससे कहता है, प्लाटून लीडर आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर मैं नहीं हारूंगा, बल्कि अगर कोई हारेगा तो ये काइजू। और फिर ये बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि काफका के अगल बगल में बहुत सारी बिजली चमकने लगती है और अगले पल काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और काफका का ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल होता है कि उसकी वजह से आसपास की जमीनें बहुत जोर से हिलने लगती हैं और सब तरफ बहुत जोर की आवाज आती है और इसीलिए इस चीज को आसपास के दूसरे काइजूस और ट्रूप मेंबर्स भी फील करते हैं। और इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु भी ये देखता है और वो बोलता है कि जिस ओइजुमी एरिया के अंदर प्लाटून लीडर शिनोमे फाइट करी थी वहाँ पर अभी भी कोई डाइगाइजू आया है। लेकिन फिर उसके बाद ही कुरुसु अपने मॉनिटर को देखता है और फिर वो चीफ को चिल्लाते हुए बताता है, चीफ असल में ये तो काइजू नंबर 8 है। सो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब लड़ाई उस मोड़ पर आ चुकी है जिस मोड़ पर डिफेंस फोर्सेस के सबसे पावरफुल ट्रूप मेंबर्स भी कमजोर पड़ चुके हैं। कीकोरू काइजू
काइजू नंबर 15 के सामने कमजोर है। काइजू नंबर 11 बिना रुके नारुमी पर अटैक्स कर रहा है और वाइस कैप्टन सोशिरो को भी काइजू नंबर 12 से लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। और रही बात काइजू नंबर 13 की, तो उसने यहाँ पर यूनिट 1 की प्लाटून लीडर शिनोमे को लगभग अधमरा कर दिया है। लेकिन अब फाइनली काफका हिबिनो ने यानी कि काइजू नंबर 8 ने लड़ाई में अपनी एंट्री मार ली है। लेकिन दोस्तों, क्या काफका इस लड़ाई के अंदर इन मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा? क्या वो इनसे अपने दोस्तों को बचा पाएगा, या फिर ये मॉन्स्टर्स काफका के ऊपर भी भारी पड़ेंगे? क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि काइजू नंबर 9 ने सबके लिए प्लानिंग कर रखी है और इसीलिए काइजू नंबर 9 को ये भी पता है कि उसे काफका को कैसे संभालना है। सो इसीलिए दोस्तों, आगे क्या होने वाला है इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो आपको बस हमारे चैनल की अगली वीडियो देखनी है, क्योंकि उस वाली वीडियो में हम मांगा की आगे की स्टोरी का एक्सप्लेन करेंगे। और यकीन मानिए, अब जो फाइट होने वाली है उस फाइट सीन से आप अपनी आंखें भी नहीं हटा पाएंगे। इसीलिए आप सभी मेक श्योर कर लीजिए कि आप सबने सब्सक्राइब बटन दबा रखाओ और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर रखाओ, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें वैसे आप उसे सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।